हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो को टॉपिक रहेगा प्री चौसेरियन टू एलिजाबेथन एज। और ये जो हम वीडियोस कर रहे हैं इसमें हम फिक्शन की बात करेंगे कि प्री चौसेरियन और एलिजाबेथन एज के टाइम पर जो फिक्शन था, अगर था तो कैसा था। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये 1066 से लेकर 1340 तक है। द एंग्लो नॉर्मल रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टू द मिडल ऑफ द 14th सेंचुरी। वैसे मैंने इन सारे टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाए हैं कि प्री चौसेरियन एज क्या होता है और एलिजाबेथन एज क्या है या एज ऑफ रिवाइवल क्या है, इन सब के ऊपर अलग से वीडियो है। तो इसमें काफ़ी शॉर्ट में रहेगा कि ज़्यादा डिटेल नहीं रहेगी कि कौन से पीरियड में क्या था। तो ये इसको एंग्लो नॉर्मन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नॉर्मन का कॉन्क्वेस्ट हुआ था, दैट इज़ लड़ाइयाँ हुई थी। उनके जीतने के बाद लोगों ने इंग्लिश में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया था और लोग फ्रेंच और लैटिन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। ड्यूरिंग दिस एज नॉन फिक्शन प्रोज डेवलप मोर इन फॉर्म ऑफ क्रॉनिकल एंड हिस्ट्री। पुराने लोगों के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, झगड़े लड़ाइयाँ फाइट्स के ऊपर ज़्यादा फिक्शन नॉन फिक्शन प्रोज लिखे जाते थे। प्रोज मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक छोटी सी पोइट्री होती है। नो ट्रेस ऑफ फिक्शन दैट इज़ नॉवल वेयर फाउंड इन दिस पीरियड। तो ऐसा कुछ हमारे पास सबूत नहीं है, कुछ ऐसा सर्वाइवल वर्क नहीं है जिससे हम आइडिया लगा पाएँ कि इस टाइम पे नॉवल या फिक्शन जैसी चीज़ें थीं। सम रिलीजियस एंड डिडक्टिक राइटिंग वेर ऑल्सो फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बाइबल वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड बट इन टू वर्स फॉर्म, नॉट इन प्रोज फॉर्म। तो उसको लिखा गया था, बाइबल को ट्रांसफ़र किया गया था, लिखा गया था। And the type of literature that was a combination of signified style of heroic prose and verse narrative also emerged during this period. और इस पीरियड में हीरोइक, मैंने ऑलरेडी बताया कि हीरो और नैरेटिव जिसमें थोड़ी लंबी पोएम्स होती हैं, वैसी चीज़ें ज़्यादा लिखी गई थी। रोमांस बिकम अ पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म इंडिकेटिंग द एज टू बी शिवलरिक rather than heroic one. Breton lays were developed by writers like Mary de France and Chrétien de Troyes into the form known as romance. तो ये दो इन लोगों ने रोमांस को ग्रोथ दी थी, उनको डेवलप किया था। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर वॉज कॉल्ड मिडेवल रोमांस। तो इस टाइप के जो रोमांस में जो लिखते थे वो लोग, उसको मिडेवियल रोमांस बोला जाता है। दिस रोमांस कंटेन स्टोरीज फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक क्लास मतलब हाई क्लास सोसाइटी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोमांस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी। तो अगर हम रोमांस की बात करें तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई है मैटर ऑफ फ्रांस के बारे में कि मैटर ऑफ फ्रांस में एक्चुअली होता क्या है, काफ़ी लंबी है वो, तो आप उसमें देख लेना। तो मैं इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें जो स्टोरीज लिखी जाती हैं वो वॉर और हीरोइज्म रिलेटेड होती हैं। फिर सेकेंड है मैटर ऑफ ब्रिटेन। इसमें जो रोमांस होता है वो ज़्यादातर किंग आर्थर और उनके नाइट्स के ऊपर स्टोरियाँ हुई लिखी गई थी। और मैटर ऑफ रोम में क्लासिकल स्टोरी लाइक, ये एग्जांपल है द माइटी एक्सप्लॉइट ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट, द ट्रोजन वॉर, द सेज ऑफ थेब्स, एडवेंचर ऑफ एनेस एसेट्रा। अब एज ऑफ चौसर देख लेते हैं जो 1340 से लेके 1400 होती है। एज ऑफ चौसर जॉफरी चौसर के नाम पे है क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे काफ़ी अच्छा वर्क किया था। लेकिन इस पीरियड में ट्रांसलेशन और टर्बुलेंस जैसी चीज़ें हुई थी, मतलब अप एंड डाउन्स ज़्यादा देखे गए थे। इस ड्यूरिंग दिस एज रिमार्केबल चेंजेस अकर्स इन सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फील्ड। हर फील्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे जिससे अप्स एंड डाउन चल रहे थे, जिससे लिटरेचर में, अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो लिटरेचर लिखी थी। द क्यूरियस मॉडर्न नोट बिगेन टू बी अपेरेंट। तो अगर हम मॉडर्निज्म की बात करें तो वो बिल्कुल शुरू होने की ऐसा था, मतलब लोगों में क्यूरियस थी। The sharper spirit of criticism was prevalent and there was a keen interest in man's affair. The office of Pope was still extremely powerful and the church was a major social and cultural force of this period. ये भी ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिटेल में बताया है कि उस टाइम पर चर्च का ही ज़्यादा पावर होता था। चर्च जैसा बोलता था वैसे ही लोगों को मानना होता था क्योंकि लोग तब पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो चर्च जैसे चाहे उनको वैसे कोई भी बात बोलकर उनको कन्विंस कर लेता था। ऑलरेडी इस 14th सेंचुरी में जो मैंने टर्बुलेंस की बात करी तो इसमें 100 ईयर वॉर्स हुआ था, ब्लैक डेथ, पीजेंट रिवॉल्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ये सब की भी ऊपर वीडियो ऑलरेडी है।
तो इस एज की अगर लिटरेचर की बात करें तो 14th सेंचुरी विटनेस अ रिवाइवल ऑफ ऑल्टरनेटिव पोइट्री, बट प्रोज राइटिंग एंड फिक्शंस वेर वेरी लिमिटेड, लाइक सम टेल्स रिटन इन प्रोज इन चौसर्स कैंटरबरी टेल। तो अगर आप चौसर की कैंटरबरी टेल करके जो पोइट्री पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ कुछ फिक्शन जैसा आपको मिलेगा, पर रियल फिक्शन जो होता है, जैसे उसमें एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, किस टाइप की फिक्शन होनी चाहिए, वैसा एज ऑफ चौसर में नहीं है। उसके बाद आता है द एज ऑफ रिवाइवल। The age of revival started from 1400 and lasted around 1550. It witnessed a wide range of political changes with the crowning of Henry V as the king in 1413. A few rebellions took place during this period, namely the Cade Rebellion and War of the Roses. तो इसमें क्या हुआ था, इस पीरियड में वॉर ऑफ रोजेस और केड रिबेलियन जैसे वॉर हुए थे। ये एज ऑफ रिवाइवल की बात हो रही है। इन दोनों के ऊपर भी मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। तो इस पीरियड में इंग्लैंड ऑल्सो सॉ सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस सच एज वीकनिंग ऑफ द ओल्ड फेड्यूअल इंस्टीट्यूशन एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लैंडेड एस्ट्रोक्रेसी। तो जो हायर क्लास थी उनका इस पीरियड में भी सेम टू सेम ही था कि उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर ज़्यादा थी। द मर्चेंट क्लास ग्रेजुअली एक्सपेंडेड एंड द मिडिल क्लास स्लोली इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मर्चेंट क्लास थी, जो बिजनेस क्लास थी, जो काम करने वाले लोग थे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। The Renaissance took place during this period which promoted the rediscovery of the literature and art. तो वापस से लिटरेचर एंड आर्ट अपने वापस फॉर्म में धीरे धीरे एज ऑफ रिवाइवल में उसने बैक अपना शुरू कर दिया। अगर इस एज के लिटरेचर की बात करें, द पीरियड फॉलोइंग द डेथ ऑफ चौसर वॉज लार्जली अ बैरन पीरियड दैट डिडंट प्रोड्यूस एनी वर्क ऑफ नोट। तो चौसर की डेथ के बाद बहुत लंबा पीरियड ऐसे ब्लैंक में रह गया क्योंकि उसमें ज़्यादा वर्क नहीं हुआ। लेकिन रिवाइवल की एज में लोगों का फोकस था लर्निंग, क्लासिकल लर्निंग में। द इंटरेस्ट इन क्लासिकल लिटरेचर प्रेजेंटेड द ग्रोथ ऑफ नेटिव लिटरेचर। तो जो जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ की लिटरेचर में ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो गया, लोग क्योंकि लोग अपने नेटिव चीज़ों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। मिथिकल रोमांस कंटिन्यू टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम द फ्रेंच, और फ्रेंच जो ऑलरेडी चल रहा था एंग्लो नॉर्मन के टाइम पर, तो उसका ट्रांसलेशन स्टिल कंटिन्यू था। होमिलीज एंड सेंट लेजेंड्स एंड राइमिंग क्रॉनिकल्स वेर स्टिल बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, और ये सारी चीज़ें स्लोली स्लोली बन रही थी। सो अ लॉट ऑफ राइटर ऑफ दिस एरा ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ फॉरेन ऑथर्स इन इंग्लिश, क्योंकि तब मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ज़्यादा थी नहीं, फ्रेंच और लैटिन में ज़्यादा लिटरेचर लिखी गई थी। तो जब चौसर की डेथ होगी तो कुछ काम करने को उनके पास ज़्यादा था नहीं, क्योंकि वो तो खुद ओरिजिनल लिखते थे, तो लोगों ने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया वर्क का। तो देयर वे मेनली वर्क ऑफ फिक्शन, रिलीजियस टेक्स्ट एंड क्रॉनिकल। तो इस एज के जो राइटर हैं वो सर थॉमस मैलोरी, विलियम कार्टन एंड थॉमस मोर के नाम से फेमस है। अब एलिजाबेथन एज के बारे में देख लेते हैं। Although the Elizabethan age is called the golden age of English poetry and drama, it should also be regarded as the age of English prose. For English prose was set on a track of glory by such English prose writers such as Lilly, Greenlodge, Nash, डेलोनी एंड डेकर, विद सर फिलिप सिडनी द फोर फ्रंट। तो सर सिडनी ने इंग्लिश में एलिजाबेथन के टाइम पर इस चीज़ को ज़्यादा फोकस में किया। At the outset, the Elizabethan prose turned out to be translated of foreign books, especially the Italian novella or short romantic stories like Palace of Pleasure by William, Tragical Discourse by Geoffrey Fenton, Petit Palace by George Petit, and original writing published in was a collection of legendary tales. तो ज़्यादातर इसमें भी कहानियाँ लिखी गई। The most interesting of the early Elizabethan prose fiction was the Adventure of Master. तो अगर हम अर्ली फिक्शन की बात करें, जहाँ पे फिक्शन की जब शुरुआत हुई थी एलिजाबेथन में, तो द एडवेंचर ऑफ मास्टर को आप काउंट कर सकते हैं, जो इंटरेस्टिंग था। इट वॉज पब्लिश इन 1573 of the original prose writer of the Elizabethan age, John Lilly was the most famous. In 1578, the publication of his curious book Euphues, The Autonomy of Wit, and its sequel entitled Euphues and His England in 1580 created a sensation. तो इनकी किताब जब लिखी गई तो लोगों में पढ़ने की क्यूरियोसिटी जाग गई। Although the book contained love stories with thin plot, they were intended to be read as books of conduct for aristocratic youth. तो हाई क्लास यूथ के लिए छोटी छोटी लव स्टोरीज लिखी गई थी। स्टिल लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था।
Through these two books, Lily introduced an immutable and unique style known as Euphuium, mark him as a pioneer. The beauty of style lies in the perfect use of balanced phrase, intricate alteration, classical allusion, and ornate epita. ऑलरेडी इनको बारे में मैंने आपको बता दिया है. तो सर फिलिप सिडनी आर्केडिया द फर्स्ट पेस्टोरल रोमांस इन इंग्लिश was modeled on the Spanish pastoral romance Sydney's. Arcadia may better be called a piece of poetry in form of prose. However, it could extract great influence upon drama of the age. In imitation of Lily, इस एक्चुअली इसमें हमने सिर्फ फेमस जो राइटिंग लिखी है सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी थी ममीला, शॉर्ट है ये. द मिरर ऑफ मोडेस्टी नॉवल है. द कार्ड ऑफ फैंसी. His most popular romance पेंडोस्टो प्रोवाइडेड शेक्सपियर विद द प्लॉट ऑफ द विंटर्स टेल. तो जब इन्होंने रोमांस लिखा पोस्टो, जिससे शेक्सपियर को लिखने के लिए एक प्लॉट मिल गया, तो उन्होंने द विंटर्स टेल लिख दी. पेंडोस्टो इज मार्क्ड बाय बेटर नैरेटिव्स. उसकी नैरेटिव ज़्यादा अच्छी थी. शॉर्टर सोलिक्वेसी एंड लेसर यूफिम देन अदर बुक्स. ग्रीन मॉडल हिज मैनाफॉन ऑन सिडनीज आर्केडिया. तो सिडनी ने जो आर्केडिया लिखी थी उसके मॉडल में ग्रीन ने मैनाफॉन लिख दी. परहैप्स द बेस्ट ऑफ ग्रीन्स euphonistic romance is to his love published in 1589. Thomas Lodge became famous of his romance Rosalinda, the source of Shakespeare as you like it. तो इस सारे में अगर आप देखेंगे तो हमने सिर्फ उनकी राइटिंग, उनकी फेमस बुक्स की बात करी है. तो अब देखते हैं कि इसमें नॉन जो फिक्शन प्रोज थे उसमें क्या डेवलपमेंट हुई थी. एज द एज वॉज इंटेक्चुअली very sound, it's inspired a number of scholars to write non-fictional prose. Raphael Honsleigh wrote his famous chronicle, which is completion of English, Scottish and Irish history derived from variety of earlier sources. तो रफेल ने जो लिखी थी क्रॉनिकल्स वो इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश हिस्ट्री से ली हुई थी. थॉमस नॉर्थ पब्लिश हिज स्कॉलरली ट्रांसलेशन ऑफ Plutarch's lives. Both the books were the source of Shakespeare history's play. In this age, Richard Hakluyt published his principal navigating voyage in the discovery of English nation. There was another great scholar who contributed a great deal to the enrichment of English prose. He was Francis Bacon. He was the first to introduce in English the literary genre known as the essay. तो उन्होंने essay का introduce किया था फ्रांसिस ने. Innovated by the French philosopher Montaigne, Bacon was both a scholar and creative genius with a unique style of his own. Bacon was the first to introduce the intellectual, impersonal, reflective essay in a style which is inimitable. Brevity is the soul of Bacon's essay. The word chosen by him as scripts and pithy. His sentences, though small, speak volumes. It may be said that Elizabethan intellectual prose found its cumulative in Bacon. तो बेकन ने जो ऐसे लिखे थे वो उनके अलग उनके खुद के स्टाइल को शो करते हैं. मतलब वो ऐसे पढ़ने में तो इजी थे ही, उसमें छोटे छोटे उन्होंने सेंटेंसेस यूज़ किए थे जो जिनकी वॉल्यूम काफ़ी थी. मतलब अब छोटा है लेकिन एकदम ऐसे क्लिक करने वाला था उनका. तो उनके स्टाइल से जो एलिजाबेथन का इंटेलेक्चुअल है वो शोज़ करता दिखता है वो कि वो उन्होंने उनसे इंटीमेट करके लिखा हुआ है. तो उसके बाद कॉमन एलिमेंट ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल एलिजाबेथन प्रोज इज द नियरनेस ऑफ देयर पोइट्री टू prose to poetry. It is colorful, blazing, rhythmic, indirect, prolix, and convoluted. The dancing spirit of humanism, liberalism, and romanticism found full play in a growth and development of English prose in the Elizabethan age. तो उनके प्लेस की ही ज़्यादा तक बात है. द फिक्शन ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथ इज जनरली रोमांटिक इन नेचर इन द सेंस दैट इट इज़ काइंड ऑफ रोमांस. मैनी फॉर्म ऑफ फिक्शन वेयर प्रैक्टिस्ड इन द एज. तो लोगों ने लिखने की प्रैक्टिस करी थी. Some important form and their practitioner are as follow. The Romance of Lily, Green and Lodge, इनका फेमस माना जाता है. The Pastoral Romance of Sir Philip Sidney, the Piscaria novel of Nash, the realistic novel of Delaunay. Fiction writer of Elizabethan age, जिन्होंने fiction लिखा है तो ये उनके नाम है फर्स्ट लाइन में, जिसमें फिलिप्स का नाम, बेकन का नाम, रेलिन का नाम, रेफल का नाम, रिचर्ड का नाम आता है. Prose was the principal medium in the Elizabethan period and it was attained through
ट्रीटीज, ट्रैक्ट एंड पैम्फलेट। तो जो प्रोज को जो मीडियम मिला था वो एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम पे लड़ाइयाँ होती थी, तो उनके ऊपर जो पैम्फलेट जो लोग लिखते थे तो उनके ऊपर उनके प्रोज बनते थे एक्चुअली। तो नॉवल हैज़ मर्ज बट सिग्निफिकेंट बिगनिंग। तो अगर हम नॉवल की बात करें तो एलिजाबेथन में वो सिर्फ शुरू ही हुआ था। तो जिसका आप अगर हम बिगनिंग की बात करें तो हम आर्केडिया नॉवल करके हम, और बाकी जैसे द इकोनॉमी ऑफ विट है, या बेकन का न्यू अटलांटिस है, और थॉमस नेश का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवल है। तो ये सारी नॉवेल्स की शुरुआत थी, ये सब उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।